गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने कल गुरुत्वाकर्षण के कुछ 15 से 16 प्रश्न देखा था, तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ उस वीडियो को आपने देख लिया होगा और कितने हमने एकदम बेसिक से एडवांस समझे, मतलब बहुत ही बारीकी से समझे, पूरी व्याख्या सहित समझे, है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो और कितने सारे एकदम व्याख्या के रूप में हम इसको प्रश्नों को लाए हैं। सो प्लीज़ वीडियो तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देखिएगा, तभी इस वीडियो पर आइए जाए, ठीक है। क्योंकि ये आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, ये जो एग्जाम हुए हैं इनमें बार बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो पीवाईक्यू एमसीक्यूज आपके लिए हमने लेके आए हैं और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए हम डेली टॉपिक वाइज लेके आएंगे, टॉपिक वाइज, साथ ही पीवाईक्यू एमसीक्यू जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कल का सेशन अच्छा लगा होगा। तो कल हम 15 प्रश्न तक कर लिए थे, आज हम 17 नंबर के क्वेश्चन से करेंगे और इसको भी एकदम व्याख्या को हम डिटेल में हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका सिंबल होता है जी। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा, देखिएगा आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पूछा गया है? आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा है? 2024 में पूछा है। तो ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर ऋणात्मक और ध्रुवों पर धनात्मक होता है। सी ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर समान होता है। डी भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। तो आप बताइएगा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ ज़्यादा होगा या गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कैसा होगा? तो कैसा होगा? तो जो पृथ्वी है पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है और भूमध्य रेखा पर कैसी होती है? फूली हुई है। इस कारण ही भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के केंद्र से दूर होती है, जिससे वहाँ गुरुत्वीय आकर्षण थोड़ा कम होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होती है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कैसा होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि स्थिर नहीं रहती? आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है और ये 2024 में पूछा हुआ शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि स्थिर नहीं रहता? ये ऐसे प्रश्न पूछे, कितने हाई लेवल के एग्जाम में कितना हाई लेवल के प्रश्न पूछा है, ठीक है इन्होंने। दूरी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, नियतांक, द्रव्यमान और त्वरण। तो क्या बोल रहा, कौन स्थिर नहीं रहता? दूरी नहीं रहती, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं रहता, द्रव्यमान नहीं रहता या त्वरण नहीं रहता। तो जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरती है तो वह लगातार अधिक दूरी तय करती है, इसलिए दूरी समय के साथ बढ़ती जाती है और ये स्थिर नहीं रहती है। क्या रहती है? स्थिर नहीं रहती है। बाकी चीजें जैसे गुरुत्वाकर्षण, नियतांक, द्रव्यमान और त्वरण स्थिर रहती है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? दूरी ये समय के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए कैसी रहती है? स्थिर नहीं रहती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूरी जो है स्थिर नहीं रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से बताना का 4 ऑप्शन में से हमें पता करना है कि कौन सा कथन सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। सेकंड नंबर, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। कथन ए और कथन बी सही है। कथन तीसरा नंबर सही है।
कथन 2 और कथन 3 ये सही है, या कथन 1 और कथन 3 ये सही है। तो इसमें से राइट जो आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका कथन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मतलब कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 इसका सही है। द्रव्यमान और भार समान नहीं होते, कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान स्थिर अदिश राशि है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर रहती है तथा ये सदिश राशि भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी राशि एकदम सही है। आरआरबी टेक्नीशियन ये 2024 में शिफ्ट नंबर के 1 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता। क्या बोलता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर ये कैसा होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है किसी वस्तु का भार स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर ये परिवर्तित भी नहीं रहता है। ठीक है, तीसरा है भार वेग और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भार वेग और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी बोलता है किसी वस्तु का भार वह शक्ति है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो ये कथन नंबर इसका ये सही आएगा। क्या बोलता है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान स्थिर होता है और अलग अलग स्थानों पर ये क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। अलग अलग जगह पर ये इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, एज इट इज जैसा का वैसा रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक घन के आकार का धातु का बक्सा एक मेज की क्षैतिज सतह पर रखा गया है। यह मानते हुए कि गुरुत्व त्वरण 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है, तो मेज की सतह पर लगने वाला प्रणोद कितना होगा। तो प्रणोद का मान 10 न्यूटन होगा, 100 न्यूटन होगा, 1000 न्यूटन होगा या 1 न्यूटन होगा। तो दिए गए मान 1 ग्राम बराबर होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो बक्से का भार कितना होगा, 1 गुणा 10 मतलब 10 न्यूटन होगा। कितना होगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर का, यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 3 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उसी पिंड का भार कितना होगा। तो पृथ्वी की सतह पर उस पिंड का भार 24 न्यूटन होगा, 12 न्यूटन होगा, 3 न्यूटन होगा या 18 न्यूटन होगा। तो देखिएगा, चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 3 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उस पिंड का भार कितना होगा। तो इसका आ जाएगा राइट नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 18 न्यूटन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना मान होगा, 18 न्यूटन इसका मान आ जाएगा। कैसे आएगा, ये सॉल्व करके दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला है, यदि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। कौन सा होगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक है। जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी या चंद्रमा पर मापते हैं तो एक समान होता है। तीसरा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 2 गुना अधिक होता है, या चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है 24, निम्नलिखित में से किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, ज्वार भाटा, बंदूक से गोली का चलना, सूर्य के परितः ग्रहों की गति। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझा जाता। तो किसको नहीं समझा जाता, तो किसको नहीं समझा जाता, ये किसको नहीं समझा जाता। तो बंदूक से गोली का जो चलना होता है ये यांत्रिक प्रक्रिया होती है जो दबाव, दहन और न्यूटन के गति के नियमों के, ना कि गुरुत्वाकर्षण से, बल्कि इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण के नियम से नहीं समझा जा सकता। इसको किससे नहीं समझा जाता, गुरुत्वाकर्षण के नियम से इसको नहीं समझा जाता। बाकी दबाव, दहन और न्यूटन के गति के नियम से ये किसे समझा
जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है? तड़ित झंझा, इंद्रधनुष, आकाश का नीला रंग या ज्वार भाटा। तो देखिएगा कौन सी ऐसी प्राकृतिक घटना होती है जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है? तड़ित झंझा होती है, इंद्रधनुष होता है, आकाश का रंग नीला होना या ज्वार भाटा। तो इसका क्या जाएगा? ज्वार भाटा जो है पृथ्वी व चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो वो क्या है? ज्वार भाटा। इसका डिटेल देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है, जिससे उच्च ज्वार आते हैं, और पृथ्वी के घूमने के कारण विचित्र स्थानों पर दिन में 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी ज्वार भाटा में योगदान देता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक पास में है, एकदम निकट होने के कारण ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ज्वार भाटा। क्या आ जाएगा? ज्वार भाटा। एंड आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है? तो पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी, मतलब चंद्रमा के जो नाभिक के जो प्रति होता है परितः इलेक्ट्रॉन की गति, ये नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ये इसके परिघटना से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इससे संबंधित है। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और हमने टोटल कितने प्रश्न करे? तो आज हम टोटल पूरे कल हमने कितने 15 प्रश्न किए, आज हमने 10 प्रश्न करके ऐसे टोटल 25 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। 25 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके।